हेलो दोस्तों, AK आइडल जोन के यूट्यूब चैनल में मैं अरुण कुमार आप सभी दोस्तों का स्वागत करता हूं और आशा करता हूं कि आप अच्छे से अपनी पढ़ाई कर रहे होंगे। तो आज की वीडियो बहुत ही इम्पोर्टेंट होने वाली है। यह वीडियो TGT, PGT एंड अदर कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम जो बायोलॉजी से संबंधित होंगे वो इसमें देखने को मिलेंगे। तो जैसे हमने पहले की वीडियो में जाना कि प्रोटोजोआ क्या होता है, कौन सी इनमें कोशिकाएं प्रेजेंट होती हैं और कौन कौन से इसमें आते हैं, जैसे पैरामीशियम, यूग्लिना, ये सब इनमें आते हैं। तो आज हम जानेंगे प्रोटोजोआ द्वारा उत्पन्न डिजीज़। तो जान लेते हैं प्रोटोजोआ जनित रोग। प्रोटोजोआ एक एकल कोशिका वाला जीव होता है जो यूकेरियोट्स होता है। यूकेरियोट्स क्या होते हैं? ये पूर्ण विकसित केंद्रक इनमें प्रेजेंट होता है। मैच्योर न्यूक्लियस होता है, इसमें केंद्रक होता है और इनकी जो कोशिकाएं होती हैं वो सुविकसित होती हैं, कंप्लीट संपूर्ण रूप से पूरी तरह से डेवलप रहती हैं। जो ऐसे जीव हैं जिनकी कोशिकाओं में झिल्ली बंधे हुए रहती है और वह झिल्ली क्या है कि जीव है और नाभिक है वो आपस में अटैच होती हैं। तो यूकेरियोट्स में अन्य जानवर और पौधे भी शामिल होते हैं। यूकेरियोट्स में सूक्ष्म जीव भी आते हैं जैसे शैवाल, प्लेटिहेल्मिन्थेस एंड कवक। ये क्या है कि प्रोटोजोआ में सभी आते हैं। प्रोटोजोआ द्वारा उत्पन्न होने वाली बीमारियां, इम्पोर्टेंट टॉपिक है आज का। मलेरिया के बारे में पढ़ते हैं। मलेरिया क्या होता है? इसे जूड़ी बुखार भी कहते हैं। मलेरिया जो शब्द है इसकी जो शुरुआत हुई थी यह इटालियन भाषा से लिया गया है, जिसका अर्थ है गंदी वायु, यानी कि यह जो होता है वह गंदी एयर के माध्यम से होता है। जो गंदी वायु हम लेते हैं, टॉक्सिन्स वगैरह उसमें प्रेजेंट हो जाते हैं, उससे ये होता है। रोगजनक क्या है इसका? प्लाज्मोडियम किसके द्वारा फैलता है? मादा एनाफ्लीज मच्छर के द्वारा फैलता है। जो मादा होती है, फीमेल जो मच्छर होता है उसके द्वारा ये फैलता है। मलेरिया परजीवी से संबंधित खोजें। मैक्यूलांक ने 1827 में मलेरिया शब्द को प्रतिपादित किया था, यानी कि सबसे पहले जो मलेरिया शब्द की खोज की थी वो वैज्ञानिक हुए थे। मैक्यूलांक ने 1827 में इस शब्द को पहली बार प्रचलन में लाए। इसके बाद चार्ल्स लेब्रॉन ने 1880 में प्लाज्मोडियम को मनुष्य के रक्त में देखा, यानी कि जो प्लाज्मोडियम होता है वो मनुष्य के कहीं ना कहीं रक्त में पाया गया 1980 में। और रोनाल्ड रास ने मादा एनाफ्लीज के आमाशय पर उच्छिष्ट को देखा। मार्चिएवा तथा सिलाई ने प्लाज्मोडियम शब्द दिया, यानी कि क्वेश्चंस पूछा जा सकता है कि आपसे कि प्लाज्मोडियम जो नाम शब्द है वो कहाँ से आया। ये वैज्ञानिक मार्चियोफेवा तथा सिलाई ने इस शब्द को दिया था। प्लाज्मोडियम का जीवन चक्र 2 परपोषियों में कंप्लीट होता है, यानी कि 2 भागों में प्लाज्मोडियम का जीवन चक्र लाइफ साइकिल कंप्लीट होती है। जो पहला है प्राथमिक परपोषी मनुष्य में होता है और द्वितीयक परपोषी मादा एनाफ्लीज मच्छर के द्वारा यह होता है। तो क्वेश्चंस इंपॉर्टेंट होने की वजह से ये पूछा जा सकता है कि प्लाज्मोडियम का जीवन चक्र कितने चरणों में कंप्लीट होता है या पूर्ण होता है? तो वह 2 चरणों में पूरा होता है। मनुष्य में सर्वाधिक प्रभावित अंग वह पलीहा होता है, यानी कि इसके द्वारा जो सबसे ज़्यादा देखने में होता है, कौन सा वो ऑर्गन्स होता है मनुष्य में कि सबसे ज़्यादा देखने को मिलता है, वो होता है यकृत व पलीहा। यकृत जो जिसे हम लीवर कहते हैं, जो हमारी बॉडी का सबसे महत्वपूर्ण अंग होता है। प्लीहा प्लीहा क्या है कि प्लीहा में ये भी एक अंग ही माना जाता है। यह तिल्ली के अंदर पाया जाता है। तिल्ली एक अंग होता है जो सभी जीवधारियों में पाया जाता है। मानव में तिल्ली पेट में स्थित रहता है। यह पुरानी लाल रक्त कणिकाओं को नष्ट करने का कार्य करता है, यानी कि जो RBC होती हैं, RBC रेड ब्लड कार्पल्स जो होती हैं वो तिल्ली उनको नष्ट होने का कार्य करता है। लक्षण क्या है इसके? सिम्टम्स क्या होंगे? यानी कि ये बीमारी किसी को लग जाती है तो हम कैसे पहचान करेंगे कि ये बीमारी हो रही है, मलेरिया हो रहा है या डेंगू हो रहा है, एक कौन सी बीमारी हमें हो रही है? तो लक्षण में सबसे पहले बुखार का आना। सबसे पहले हमें हल्का बुखार आएगा और कपकपी लगने के साथ ठंड लगती है, यानी कि बुखार आया, टेम्परेचर बॉडी का बढ़ा तो उसके साथ हमें ठंड भी लगने लगेगी और ठंड भी ऐसे लगेगी कि बिल्कुल रुक रुक कर ठंड लगेगी, कपकपी के साथ ठंड लगने लगती है। शरीर में क्या होता? शरीर में पूरे में फुल बॉडी में दर्द होता है, पैरों में, हाथों में, सर में, और अत्यधिक पसीना आता। तो
बॉडी में जब पसीना वो मतलब दर्द होगा बॉडी में, तो अत्यधिक पसीना आएगा, बॉडी के संपूर्ण शरीर से पसीना आएगा। तो ये मुख्य इसके लक्षण है जिसके द्वारा हम सामान्य रूप से मलेरिया को पहचान सकते हैं। अब इसके उपचार के बारे में पढ़ लेते हैं। क्या इसका हमें मेडिसिन्स लेनी चाहिए, क्या इसका उपचार हमें करना चाहिए। उपचार क्या है? मलेरिया रोग के उपचार के लिए सबसे पुरानी औषधि कुनैन है। कुनैन आप एग्ज़ाम में देखते हैं कि कुनैन हमें किससे प्राप्त होती है, ऐसे क्वेश्चंस पूछे जाते हैं अक्सर एग्ज़ाम में। तो मलेरिया की सबसे पुरानी औषधि कुनैन मानी जाती है। कुनैन है जिसको सिनकोना पेड़ की छाल से प्राप्त किया जाता है। सिनकोना एक पेड़ होता है जो उसकी छाल होती है, उसके द्वारा प्राप्त किया जाता है। कुनैन इज़ द मोस्ट इम्पोर्टेंट मेडिसिन्स ऑफ द मलेरिया डिजीज़। तो ये सिनकोना का एक पेड़ होता है, जो छाल होती है ऊपरी भाग, पेड़ का ऊपरी भाग होता है, इसको काटा जाता है और काटने के बाद उसको पीस के इसको मनुष्य को दिया जाता है, छाल से प्राप्त किया जाता है। क्वेश्चंस पूछा जा सकता कि कुनैन की जो औषधि होती है वह किस पेड़ से प्राप्त की जाती है, तो सिनकोना की पेड़ की छाल से इसको प्राप्त किया जाता है। इसके अलावा कौन सी औषधि हैं? इसके अलावा रीसोचिन, कैमाक्विन, दाराप्रिन, मैपाकिन, निवाकिन आदि ये औषधि हैं जिसके द्वारा हम मलेरिया को कंट्रोल में कर सकते हैं, ख़त्म कर सकते हैं। नेक्स्ट देखते हैं डायरिया। डायरिया भी इम्पोर्टेंट डिजीज़ है। डायरिया क्या है कि यह रोगजनक जियार्डिया इंटेस्टोनेलिया के द्वारा होता है। ये मानव में बड़ी आंत में पाया जाता है, जो मनुष्य की लॉन्ग इंटेस्टाइन होती है उसमें ये प्रेजेंट होता है, तथा द्विविखंडन के द्वारा तीव्रता से विखंडन करता है। द्विविखंडन क्या होता है? द्विविखंडन होता है कि नहीं, एक कोशिका है, एक कोशिका को कहीं से भी काट दें तो दूसरी कोशिका बन जाती है, कंप्लीट बन जाती है, तो उसको द्विविखंडन कहते हैं। द्विविखंडन के द्वारा तीव्रता से विखंडन करता है। इसका संक्रमण बच्चों में अधिक देखने में होता है, यानी कि डायरिया जो डिजीज़ होती है वो मुख्य रूप से बच्चों में देखने को मिलती है। बच्चे इसके सब ज़्यादा शिकार होते हैं। यह इस परजीवी का संचरण पुट्टियों के द्वारा होता, यानी कि जो बीमारियां हमें लगती है, छोटे छोटे सिम्टम्स हमें इसमें बॉडी में देखने को मिलते हैं जब ये पुट्टियां मल के साथ त्याग दी जाती हैं। मल मतलब जो मल होता है उसमें क्या है कि जो मनुष्य बच्चा होगा उसके मल में क्या है, छोटी छोटी गांठें आएंगी मल के रूप में, वो गांठें होंगी जिसको हम पुट्टियाँ कहते हैं। और मनुष्य जो बच्चा होगा उसकी बॉडी में पूर्ण रूप से मल का त्याग विसर्जन नहीं होगा और कुछ मल अंदर ही आंतों में चिपका रह जाता है, पुट्टियों के रूप में निकलता है, त्याग दी जाती हैं। तो इनसे मक्खियाँ भोज्य पदार्थों तथा जल को दूषित कर देती हैं, यानी कि जो बच्चे ने मल किया है उस पर क्या है कि मक्खियाँ आकर बैठ जाएंगी, और मक्खियाँ आने के बाद उस पर बैठ जाएंगी तो मक्खियाँ फिर और किसी भोज्य पदार्थों पर जाकर बैठेंगी और जल पर भी बैठेंगी, तो क्या है कि उसको दूषित कर देती हैं। लक्षण क्या होते हैं इस रोग के? लक्षण इस रोग में रोगी को पतले दस्त हो जाते हैं, यानी कि जिसको भी, बच्चा हो बड़ा हो कोई भी हो, जिसको भी बीमारी डायरिया लग जाती है तो उसको क्या होते हैं, पतले दस्त हो जाते हैं। और कभी कभी ऐसा भी देखने में आता है कि जब ये दस्त हो जाते हैं तो मनुष्य की लैट्रिन के साथ ब्लड भी आने लगता है और बहुत ही दर्द पेन होने लगता है। मरीज को क्या है कि पेट में भूख की कमी हो जाती है, सर दर्द की शिकायत हो जाती है, और ये बॉडी में क्या है, मरोड़ सी मारती है, बहुत ही जी मचलाता है। विभिन्न प्रकार की कंडीशंस अलग अलग देखने को मिलती हैं। उपचार क्या है इसका? उपचार इस रोग में एंटेब्रिन असरकारक दवा मानी जाती है। बहुत ही पुरानी औषधि है एंटेब्रिन। पूछा जा सकता है कि डायरिया की बीमारी से बचाव हेतु हम कौन सी औषधि का प्रयोग करते हैं, तो एंटेब्रिन औषधि होती है जिससे हम डायरिया के द्वारा बचा जा सकता है। साथ ही स्वच्छता पर विशेष ध्यान देना हमें होता है, इससे यानी कि इससे बचाव हेतु जो दूषित खाना होता है, पानी होता है, हमें उससे बचना चाहिए जिससे हम डायरिया से बच सकते हैं। नेक्स्ट है अमीबिक पेचिस। इसका जो जूलॉजिकल नाम होता है अमीबिक पेचिस का, वो होता है एंट अमीबा हिस्टोलिका। ये क्या है कि इसका जूलॉजिकल नेम है एंट अमीबिक पेचिस का
एंट अमीबा हिस्टोलिक। पूछा जा सकता है कि अमीबिक पेचिस का जूलॉजिकल नेम बताइए, तो इसका जूलॉजिकल नेम है एंट अमीबा हिस्टोलिका। लॉन्स 1875 ने इस रोग जनकता का पता लगाया, यानी कि सबसे पहले जो एक वैज्ञानिक आए थे 1875 में, जिनका नाम लॉन्स था, उस बीमारी को इन्होंने पता लगाया। मनुष्य की बड़ी आंत के कोलन वाले भाग में पाया जाता है। मनुष्य की आंत होती है, लीवर के पास होती है, लीवर के पास में एक छोटा सा पार्ट पाया जाता है जिसे हम कोलन के नाम से जानते हैं। यह बड़ी आंत की दीवार की कोशिकाओं को खाकर आंत में फोड़े उत्पन्न कर देता है। जब हमारी ये बड़ी आंत होती है, उसकी जो कोशिकाएं होती हैं, सेल्स होती हैं, उनको खा लेता, अपना भोजन बना लेता है और उनमें क्या करता है कि विभिन्न प्रकार के फोड़े उत्पन्न करता है, उनमें उत्पन्न करता है। ये फोड़े टूटने के बाद में आंत में पेचिस के रूप में बाहर आता है। जब ये फोड़े फूटते हैं तो बाद में पेचिस यानी कि दस्त के रूप में बाहर आने लगता है। एंट अमीबा के ट्राफोज्वाइंट्स संक्रमण उत्पन्न करता है, यानी कि जो डिजीज़ होती है एंट अमीबा के ट्राफोज्वाइंट्स संक्रमण उत्पन्न करता है। वाहक क्या है, यानी कि जिसके द्वारा ये बीमारी फैलती है, एंट अमीबा हिस्टोलिका जिसके द्वारा ये फैलती है। वाहक घरेलू मक्खियाँ, जो सामान्य रूप से मक्खियाँ हमारे घरों में या घरों के आसपास देखने को मिलती हैं, उसके द्वारा ये मुख्य रूप से बीमारी फैलती है। क्या होता है कि वही मक्खी तो लैट्रिन पर, मलमूत्र पर बैठ गई और वही कुछ देर बाद मक्खी जो होती है वो हमारे भोज्य पदार्थों पर, खाने वाले सामानों पर, कहीं भी ऐसे सब्सटेंस पर, कोई भी वस्तु पर आकर बैठ जाती है। जब हम उस वस्तु को छूते हैं या टच करते हैं तो वो जो उसके वायरस रूपी भाग होते हैं वो हमारे बॉडी से टच कर जाते हैं, जिससे ये बीमारी हमें लगने के चांस होते हैं। लक्षण क्या है, इस रोग से पीड़ित व्यक्ति के शरीर, यानी कि जो इस बीमारी जो एंट अमीबा हिस्टोलिका जिस बीमारी ये जिस भी पीड़ित व्यक्ति को लग जाएगी, क्या होता है कि पेट में ऐंठन के साथ सुस्ती, पेट में ऐंठन, मरोड़ जिसे कहते हैं, और जो सारा बॉडी का वो है पानी है वो निकलने लग जाता है दस्त के रास्तों से। तो कमज़ोरी भी अनुभव होती है। जब हमारी बॉडी का सारा पानी निकल जाएगा तो क्या होगा कि हमें बॉडी में कमज़ोरी, वीकनेस बहुत आ जाती है। अब इसके उपचार की बात कर लेते हैं, यानी कि ये बीमारी अगर हमें लग जाती है तो हम इसका उपचार क्या करें, क्या हमें औषधि लेनी चाहिए, तो क्या हम उपचार करें, तो देख लेते हैं। तो इसके उपचार है तो हमें एमेटीन के इंजेक्शन, एमेटीन बहुत ही इम्पोर्टेंट दवा है जिसके द्वारा हम एंट अमीबा हिस्टोलिका को जड़ से ख़त्म कर सकते हैं। एमेटीन के इंजेक्शन, एंट्रीकोनाल, आयरोफार्म, मैक्साफार्म दवाइयाँ, ये जो दवा हैं, औषधि हैं, मेडिसिन्स हैं, इनके द्वारा एंट अमीबा हिस्टोलिका को जड़ से ख़त्म किया जा सकता है। नेक्स्ट है अफ्रीकन निद्रा रोग, अफ्रीकन स्लीप स्काइनेस। यहाँ से कई प्रश्न आते हैं और पूछा जाता है, तो उसका जो जूलॉजिकल नेम होगा ट्रेपेनोसोमा गैम्बियंस इज द जूलॉजिकल नेम। अफ्रीकन निद्रा रोग, अफ्रीकन स्लीप स्काइनेसिस, जो उसकी वाहक है, किसके द्वारा ये मक्खी फैलती है, ये जो होती है सीसी मक्खी जो होती है, सीसी फ्लाई जो होती है, उसके द्वारा ये मुख्य रूप से बीमारी देखने को मिलती है। अगर ये बॉडी में हमारे में बीमारी आ जाती है तो हम इसकी कैसे पहचान करें, तो रोगी को बहुत ही नींद आती है, रात में जितना सोता है उससे ज़्यादा अधिक दिन में सोता है, तो रोगी को निंद्रा आती है तथा बुखार आता है, हल्का हल्का बुखार हमें बॉडी में देखने को मिलता है। तंत्रिका तंत्र असामान्य कार्य करता है, जो हमारा बॉडी का नर्वस सिस्टम होता है, तंत्रिका तंत्र होता है, वो नॉर्मल जो कार्य करता है उससे कहीं भी बिगड़ जाता है, यानी कि जो पूरा बॉडी का सिस्टम है वो असामान्य हो जाता है। नेक्स्ट है काला अजर, ब्लैक अजर डिजीज़। इसके जो रोगजनक है, जो कहेंगे जूलॉजिकल नेम है लीशमानिया डोनोवनी इज़ द जूलॉजिकल नेम ऑफ ब्लैक अजर डिजीज़। वह क्या है कि किसके द्वारा ये बीमारी डिजीज़ फैलती है, बालू मक्खी होती है, उसके द्वारा ये डिजीज़ बीमारी फैलती है।
इससे क्या है कि लक्षण, इसके सिम्टम्स क्या होंगे हमारे बॉडी में देखने में, इसमें क्या हो कि रोगी को तेज बुखार आता, बहुत ही तेज बुखार आता, बॉडी का टेम्परेचर नॉर्मल से बहुत हाई हो जाता है, तथा एवं तिल्ली एवं यरकत का बढ़ जाता है, यानी कि जो तिल्ली एवं लीवर होता है उसका भाग बढ़ जाता है, कहते हैं कि लीवर बढ़ गया है, तो वो कुछ बीमारी के इसी के लक्षण वो हो जाते हैं बॉडी में। बचाव हम कैसे करें? इसके बचाव हेतु मच्छरदानी का प्रयोग हमको करना चाहिए। मच्छरदानी क्यों लगाकर सोते हैं? इसलिए ही हम मच्छरदानी का प्रयोग करते हैं कि कोई भी हमको मच्छर काटे नहीं, कोई भी मक्खी हमारी बॉडी को टच नहीं करे। जब वो हमको काटते हैं ना, तो उनके जो ब्लड होते हैं वो उनका ब्लड हमारे को ब्लड में टच कर जाता है, जिससे हमें विभिन्न प्रकार के बीमारियां, डिजीज़ लग जाती हैं। तो इसके बचाव हेतु हमें मच्छरदानी का प्रयोग करना चाहिए। नेक्स्ट है पायरिया। पायरिया आप जानते हैं कि सामान्य डिजीज़ है, ज़्यादातर ये देखने को मिलती है। इसका जो जूलॉजिकल नेम होगा वो होगा एंट अमीबा जिंजेवेलिस। एंट अमीबा जिंजेवेलिस इज़ द जूलॉजिकल नेम ऑफ पायरिया। यह क्या होता है कि सामान्य रूप से ये मसूड़ों का रोग होता है। इसमें मसूड़ों से पस निकलता है। जो मसूड़े होते हैं उनसे क्या है, पस माने मवाद होती है, एक तरल लसलसा पदार्थ निकलता है, जिससे बहुत ही बदबू आती है, तथा दांत से रक्त भी निकलता है। जो हम कोलगेट वगैरह करते हैं, जो भी टूथपेस्ट करते हैं, क्या है कि उससे रक्त बहुत ज़्यादा निकलता है, तथा मुंह से दुर्गंध आती है, बहुत ही बदबू आती है, जिसके भी हम पास बैठ जाएं तो वो हमारी तरफ से मुंह को बचाने लगता है। दांत ढीले होकर गिरने लगते हैं। तो जिनको ये बीमारी लग जाती है, दांत वो ढीले हो जाते हैं, मतलब एक कह सकते हैं कि अलग अलग हो जाते हैं और वो टूटने लगते हैं, धीरे धीरे वो सभी दांत उनके टूट जाते हैं। और मसूड़ों से खून आना, बदबू आना, तो ये सब सामान्य इसके लक्षण हैं। उपचार हमको क्या करना चाहिए अगर ये हमको बीमारी है? उपचार में पेनिसिलिन का टीका, यानी कि पेनिसिलिन जैसे टीका क्या होता? टीका एक प्रकार का इंजेक्शन्स होता है। जैसे अब कोविड-19 चल रहा है, उसके बचाव हेतु हमें टीका दिया जाता, तो इंजेक्शन की तरह कार्य करता है इस पेनिसिलिन का टीका। पेनिसिलिन जो थी, ये क्या है, पेनिसिलिन का एक समूह है जिसकी उत्पत्ति फंगी से हुई है। पेनिसिलिन की जो उत्पत्ति हुई है, शुरुआत हुई है, एक फंगी से हुई है। टीका तथा खाने में प्रचुर मात्रा में विटामिन सी होना चाहिए। विटामिन सी यानी कि ये जिसको भी ये बीमारी लग जाती है, तो हमें ऐसे स्रोतों का इस्तेमाल करना चाहिए जिससे विटामिन सी हमें भरपूर मात्रा में मिल सके। विटामिन सी हमें किससे मिलेगी? ऐसे कौन से सोर्स हैं जिनसे हमें विटामिन सी मिल सकती है? जितने भी खट्टे पदार्थ होते हैं उनसे हमें विटामिन सी भरपूर मात्रा में मिलती है। जैसे मैं आपको बताता हूँ कौन कौन से होते हैं वो। नंबर 1, आंवला बहुत ही अच्छा फल माना जाता है और उसका मुरब्बा बनाकर खाते हैं। उसका क्या होता है, चूरन भी आता। आंवला में बहुत जितने भी खट्टे पदार्थ हैं, मौसमी है, नींबू, ये सब क्या है, इनमें भरपूर मात्रा में हमको विटामिन सी मिलती है। अगर हम इन चीज़ों का इस्तेमाल करेंगे तो ये कहीं ना कहीं बीमारी बहुत हद तक कम हो जाएगी। तो आज की वीडियो में इतना ही। तो आज की वीडियो अगर दोस्तों पसंद आई है तो वीडियो को अधिक से अधिक लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करें। थैंक यू दोस्तों।